हेलो बच्चों, आपको स्वागत है जय मां शारदे मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आपको 10th क्लास के हिंदी, ठीक है, 10th क्लास के हिंदी के बारे में पढ़ाएंगे। आप अच्छा से इसको सुनिए और देखिए। 10th क्लास के जो हिंदी है गोधूली, इसके बारे में आज पूरा आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जो प्रथम पार्ट मेरा है 10th क्लास का, याद रखिएगा। जो 10th क्लास का प्रथम पार्ट, जब लोग क्लास के जो बुक है गोधूली में प्रथम पार्ट 10th क्लास का दिया हुआ है। इसमें देखिए, टेंथ क्लास का प्रथम पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और लिखे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक, लिखे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। यह पाठ है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लिखे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में हम जानते हैं। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश, ठीक है, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, एक नौनी पूछा जाता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, कब, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जानों में से, ठीक है, जनों में से एक थे, सबसे पढ़े लिखे में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, ठीक है, फिर वही लंदन यानी इंग्लैंड गए। मतलब पहले अमेरिका गए, उसके बाद इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, जब आगे दिया हुआ है प्रस्तुत की, सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विविधता और अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्या बनकर उभरे। ठीक है, धर्म दर्शन, शिक्षा शास्त्र सबके बारे में नंबर 1 बनकर उभरे। कौन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब देखिए, इनका निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1956 ईस्वी में, ठीक है, दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू के मध्य प्रदेश में। और निधन कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। कंसेप्ट क्लियर। आगे देखिए, ये बुक के कुछ लिखे हुए हैं। देखिए, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, ठीक है, बहुत पुस्तकें लिखी थी, जिनमें उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण भी है। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। उसके बाद लिखे हुए हैं जेनिस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये सब लिखे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब देखिए इस पाठ के बारे में, ठीक है, कह रहे हैं से ये लिया गया है, ठीक है, एनिहेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के जो ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतर जातीय भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह पाठ, कौन पाठ, तो क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पूछा जाता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन से पाठ से लिया गया है, तो विख्यात बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के जो ललई सिंह यादव द्वारा जो किए गए थे हिंदी रूपांतर, उन्हीं में से लिया गया है। ठीक है, अब पाठ पर आते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मतलब श्रम मतलब मेहनती, विभाजन मतलब जो बंटवारा जानबे करते हैं, और जाति मतलब जो क्या, कौन से जाति से है, प्रथा मतलब क्या, नियम काम चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ठीक है, आधुनिक मतलब अभी के समय, अभी के जो समाज है वह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है,
जाति प्रथा ही क्या है, श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह ही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हुए है, ठीक है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है, श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, ठीक है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विषय किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ भारत में ये पाया जाता है कि ऊंच नीच जो होता है और तो विदेश में होता भी नहीं है, किसी भी समय समाज में, लेकिन भारत में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी कराती है, जो किसी विषय भी किसी भी विषय के किसी भी सभ्य समाज में ऐसी बात नहीं है। देखिए जाति प्रथा, देखिए क्या है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। मनुष्य की रुचि इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए जो मनुष्य अगर काम करना चाहते हैं नहीं, अगर किसी को कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है तो उसे कंप्यूटर की अभिरुचि है तो उसमें दीजिए, उसको काम उसी के हिसाब से दीजिए, रुचि है उसको तो और अच्छा है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो कंप्यूटर चलाना आप अच्छा, वही आपको दूसरे काम दे देंगे तो आपको मन भी नहीं लगेगा और आप क्या होइएगा, आप अच्छा से कर भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार भी यही कहा जाता है कि कुशल व्यक्ति जो जिस काम के योग्य है उस काम दीजिए, जो जिस काम के योग्य है उनको मिलना चाहिए वो काम, लेकिन यहाँ पर वो बात है नहीं, जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, ये तो है नहीं। इस सिद्धांत के विपरीत में है जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे माता पिता किसी का जैसे जो उच्च वर्ग में है तो उच्च वर्ग के हिसाब से नौकरी मिल जाता है, ये बात नहीं है, ठीक है। ये बात श्रम विभाजन की इस पार्ट में दिया गया जो बताया जा रहा है दृष्टिकोण से देखिए एक है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कार्यकुशलता आपको नॉलेज में रहेगा नहीं और आप उच्च पद पर चले जाइएगा तो कैसे होगा बताइए। आपको काम करना नहीं आएगा, आपके जो गार्जियन जो माता पिता हैं ऊंचे पद पर है तो आपको ऊंच पे क्या किसी को नॉलेज है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, क्योंकि जाति के जो जैसा फिक्स नहीं है, जैसे जाति प्रथा जाति के नियम ऐसे नाई के लोग जो हजाम होते हैं वो नाई दाढ़ी जो सब होता है दाढ़ी बनाने के काम वो नाई करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक। बांध कर रखती है कि नहीं, कहीं वो दूसरा काम नहीं कर सकता ये यही करेगी, ऐसा बात ये यही करेंगे, ऐसा बात नहीं है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की क्षमता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चला जाता है। क्या है कि देखिए किसी भी मनुष्य का पेशा बदलने का आधार होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बात नहीं है सो मनुष्य के पेशे से अगर वो नाई है तो नाई का काम ही करे। अगर कोई पेशे से जो मछली बेचने वाले होते हैं मला, अगर पेशे से सहनी है तो वही काम करे, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो भूखे मर सकते हैं मनुष्य, उस जाति के लोग। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, ठीक है। जाति प्रथा पेशा का अनुमति ही नहीं देती है चेंज करने का, कि जो पेशा में आप है वही कीजिए, ये जाति प्रथा अनुमति देती ही नहीं है। से हम देखिए हमारे पास नॉलेज है तो हम दूसरे काम कर सकते हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े जो वो नॉलेज के तौर पर हम कर सकते हैं, जो काम हमको आता है तो हम वो काम कर सकते कि नहीं बताइए, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो इससे बेरोजगारी, यही कारण है कि बेरोजगारों का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कौन? तो जाति प्रथा, याद रखिएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा
पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी है कि बहुत से लोग निहित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था करे, ठीक है, व्यवस्थावश करे। ऐसी स्थिति स्वतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि देखिए, जिस मनुष्य को अगर काम करने उस काम में रुचि नहीं है और उस मनुष्य को उसी काम में आप दीजिएगा, से आप यही जोर जबर, जिसे हम कहते हैं जोर जबरदस्ती, ठीक है, जोर जबरदस्ती से यह आप काम करवा रहे हैं, उसको रुचि है नहीं और आप काम करवा रहे हैं उसे, तो क्या वो टालू मन से करेगा और मन से भी टालू मन से करेगा कैसे आपको काम, और वो पूरा जो तन मन से होता है वो काम भी नहीं करेंगे और अच्छा से होगा भी नहीं काम, ठीक है। वही दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता न और न दिमाग। अधिक पहलू से यह भी याद रखिएगा, न दिल लगेगा और न ही दिमाग लगेगा, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकती है। अतः यह निर्वाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है कि नहीं? बोलिए तो जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है, ठीक है, क्योंकि बांधी हुई है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको ये काम करना है तो करना है, ठीक है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, ठीक है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बताइए तो, किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? नहीं, भाईचारे मिलकर रहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन के समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, ठीक है। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यानी दूध पानी, देखिए दूध में जिस प्रकार दूध में पानी मिलाते हैं तो पता नहीं चलता है यह पानी मिला हुआ है, ना पता चलता है। इसी प्रकार भाई में इस प्रकार इतना होना चाहिए, भाईचारे में इतना मिला हुआ रहना चाहिए कि पता ही नहीं चले। और यही इसी का नाम क्या है? लोकतंत्र है, मिलकर। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की ही एक पद्धति ही नहीं, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति अथवा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। याद रखिएगा, लोकतंत्र ऐसा बात नहीं है कोई जीत गया ये ऐसा बात नहीं है। से आप ये याद रख लीजिएगा, से लोकतंत्र एक भाईचारे का रूप है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, ठीक है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति हमेशा श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर हो गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कल हम एक वीडियो में अब 10 को सवाल अपलोड करिए थे। इसमें 10 को सवाल आपको हम हिंदी के प्रथम पाठ का किए थे, एक नंबरी। आज भी हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस विषम परिस्थिति में देश में जो लॉकडाउन है और कोरोना से हमारे देश जो लड़ रही है, तो हम घर बैठे बैठे क्लास कर सके, ठीक है। देखिए, बोध और अभ्यास यानी प्रश्न
बनाना है तो इसमें देखिए पाठ के साथ है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की क्या प्रमुख आपत्तियां है, भारतीय समाज में श्रम विधान का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, भारतीय जाति प्रथा भारत में रोजगार के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं से जाति प्रथा को कहानीकार प्रथा रूप में दिखाया है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ठीक है, ये बात सवाल हम उसमें आपको जो पढ़ाए तो हम बताए दिए थे, इसमें आप मन से भी लिख सकते हैं। और अगर ये आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो मेरे जो इस पर कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है, लिंक पर क्लिक करें, PDF आपको इस सवाल का बनवा से PDF मिल जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप अच्छा से सुनकर लिख सकते हैं, देख कर बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको अगले क्लास में मिलते हैं हम। ठीक है।